तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। देखो, जैसे ही बारिश आती है ना, तो बड़े बड़े स्मार्ट सिटी होते हैं, उनकी जो सड़कें होती हैं ना, वो स्विमिंग पूल में तब्दील हो जाती है। बड़े बड़े एयरपोर्ट होते हैं, उनकी छतें गिरने लग जाती है, उनके पिलर गिरने लग जाती है, लेकिन उन पिलर की वजह से किसी बेगुनाह लोगों की मौत हो रही है। अब आप इसे करप्शन बोलो या कुछ भी बोलो, लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से बेगुनाह लोगों की मौत तो नहीं होनी चाहिए ना। और गवर्नमेंट ऊपर से इसकी जिम्मेदारी भी नहीं ले रही। ये तो भाई पिछली सरकारों की वजह से किया था, उन्होंने किया था तो हुआ। बारे में मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है। जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में 2009 में पुरानी बिल्डिंग है। 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था, तो उसके ऊपर जो इंस्पेक्ट। ये तो सही नहीं ना भाई। हम गवर्नमेंट को क्यों वोट देते हैं और क्यों अच्छी गवर्नमेंट चुनते हैं, ताकि हमको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, कुछ सुविधाएं मिलें। अब दिल्ली एयरपोर्ट, राजकोट एयरपोर्ट या जबलपुर जैसे एयरपोर्ट तो आप फिर से बनवा लोगे, लेकिन उसमें जो रमेश और आशीष जैसे लोगों की जान गई है, उनकी फैमिली पे क्या बीत रही है, क्या उनका दर्द हम समझ सकते हैं? गवर्नमेंट उनको मुआवजा दे देगी, लेकिन क्या फैमिली का दर्द समझ सकते हो? लेकिन क्या उनकी फैमिली का दर्द समझ सकते हो? 3 घंटे बैठाने के बाद उन्होंने बोला आपके पापा खत्म हो। 3 घंटे के बाद सुबह से जो हादसा सुबह 5 बजे हुआ है और हमें बताया जा रहा है शाम को। किसी की फैमिली को, परिवार को दुख नहीं होगा सर। मैं उनका बेटा हूँ, बड़ा बेटा। हम तो मजदूरी करने के लिए निकले थे, बच्चों को भविष्य बनाने के लिए निकले थे, हमारे बच्चों का भविष्य बन जाए। रमेश कुमार के परिवार का ये दर्द अब शायद कभी न खत्म हो। 45 साल के रमेश कुमार पिछले 1 दशक से दिल्ली में टैक्सी चलाकर अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। रमेश अपने पीछे पत्नी के अलावा 2 बेटे और 2 बेटियों के परिवार को रोता बिलखता छोड़ गए हैं। अभी पढ़ने लिखने वाले बच्चे, हमारे बच्चों को चारों को नौकरी चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। 28 जून की सुबह दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, जिसके चलते दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के बाहर वेटिंग एरिया में बनी छत ढह गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त रमेश अपनी टैक्सी में थे और पैसेंजर का वेट कर रहे थे, लेकिन छत का हिस्सा उनकी गाड़ी पर भी आ गिरा। कई लोग इस हादसे का शिकार हुए, लेकिन रमेश कुमार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हालांकि रमेश के परिवार को उनकी मौत की जानकारी शाम को ही मिल पाई। रमेश के जाने के बाद अब इस परिवार के सामने जिंदगी बसर करने का सवाल खड़ा हो गया है। ओला उबर चलाते थे, अपना घर वही चलाते थे, चारों बच्चों को पढ़ाते थे। अभी पढ़ने लिखने वाले बच्चे, ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना, सरकार ने इतनी बड़ी गलती क्यों करी? सरकार को चेक करना चाहिए, ये पाइप इतने दिन के हो गए, इनको चेंज करो, कुछ भी करो, ताकि गरीब आदमी की या बड़े आदमी की किसी की ऐसी ना हो। जिसके ऊपर बीतती है उससे पूछो ना क्या हालत होती है उसकी। रमेश कुमार की जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब अपनी बड़ी बेटी की शादी का था। वो अगले कुछ महीनों में न सिर्फ अपनी बेटी के हाथ पीले करना चाहते थे, बल्कि उसे उसके पैरों पर खड़ा भी करना चाहते थे। रमेश का परिवार दलित समुदाय से आता है। दलित होने की वजह से रमेश ने अपना गांव छोड़ दिया था। उनको अपने इलाके में रोजगार भी नहीं मिल पा रहा था। हमारी कम्युनिटी 80 कैंडिडेट से आती है, हमारे बहनोई ने, तो ये बहुत बड़ा हादसा हो गया। जिनका उनका जो सपना था बच्चों को पढ़ाने लिखाने का, आगे बढ़ने का, वो अधूरा रह गया। भारत सरकार ने इस हादसे में मारे गए लोगों के परिवार और घायल लोगों के लिए आर्थिक मदद की घोषणा की है। इस मामले में सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति भी बनाई है, जो सभी एयरपोर्टों पर इस तरह के निर्माण की जांच करेगी। Compensation has also been announced, 20 lakh for the deceased and also for the injured 3 lakhs. लेकिन परिवार के लिए मदद के साथ साथ सवाल इंसाफ का भी है। मोरबी पुल भी फिर से बन जाएगा, लेकिन उसमें जो 140 लोगों की जान चली गई, क्या वो 140 लोग वापस आ सकते हैं? तक्षशिला फायर एक्सीडेंट ले लो या हरनी तालाब एक्सीडेंट ले लो,
इन लोगों में जो 22 और 14 लोगों की जान गई, क्या ये लोग ये बेकसूर लोग क्या वापस आ सकते हैं? अभी भी केस चल रहा है, अभी भी इंसाफ नहीं मिला। और उन लोगों में जो थे उन लोगों को फिर से नौकरी भी रखा जा रहा है। ये तो नहीं होना चाहिए ना। अगर देर से इंसाफ मिले तो क्या उसे इंसाफ कहा जाएगा? अगर 10-15 साल के बाद इंसाफ मिलता है तो क्या उसे इंसाफ कहा जाएगा? टीआरपी गेम जोन जैसे और 20-25 गेम जोन बन जाएंगे स्टेट में और शहर में। उन 27 लोगों की जो जान गई है, क्या वो लोग वापस आ सकते हैं? लेकिन उसमें जो 27 लोगों की जान गई, उन लोगों का क्या कसूर था? पहले भी तो आग लगी थी, ये ख्याल उस दिन नहीं आया था? ये आग फिर से भी लग सकती है, लोगों की जान हानि भी हो सकती है। रेलवे हादसा हो रहा है, सुरक्षा कवच जैसे बड़ी बड़ी स्कीमें दिखाया जा रहा है, लेकिन क्या काम तो आती नहीं है कुछ। रेल हादसे हो रहे हैं और गवर्नमेंट कहती है सुरक्षा कवच योजना काम आएगी, कुछ भी काम नहीं आता भाई। इनकी टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन हैं, दोनों ट्रेन अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगा देगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर की, जिसकी वजह से एक बोगी ऊपर देखिए आपको नजर आ रही है, इसे गैस कटर से काटकर इसमें फंस। और मीडिया क्या चलाती है कि पिछली गवर्नमेंट में इतने हादसे हुए थे, इस गवर्नमेंट में बहुत ही कम ही हादसे हुए। अगर यूपीए राज के 10 साल और एनडीए राज के 10 साल को देखें तो हर साल पटरी से ट्रेन उतरने के हादसों के आंकड़ों पर नजर डालें। 2004 से 14 के बीच यूपीए राज में सालाना 86.7 घटनाएं हुई। 2014 से 23 के बीच सरकार कहती है कि 47.3 घटनाएं हुई। ट्रेन हादसों की औसत संख्या की तुलना करें तो यूपीए के 10 साल में 171 घटनाएं सालाना हुई, जबकि 2014 से 23 के बीच एनडीए राज में 71 रेल दुर्घटनाएं सालाना हुई। रेल के पटरी से उतरने की घटनाओं की संख्या में बड़ी गिरावट देखी गई। 2000-2001 में 350 से घटकर 2022-23 में 36 हो गई। लेकिन भाई लोगों की जान जा रही है, ये इंपॉर्टेंट नहीं। तो हमारे देश का गोदी मीडिया इस पे भी राजनीति कर रहा है।